अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब। और हमेशा हम आपके लिए कुछ खास मेहमान लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में, और आज भी इसी तरह के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाया, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, 790 फर्स्ट क्लास विकेटें, 404 लिस्टेड विकेटें, और टी20 विकेटें में देख के बताऊंगा आपको। टी20 विकेटें जी 281, जो एक टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे टी20 क्रिकेट में। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान, कोई और नहीं, यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया नजीब, आपने बुलाया शो में। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 3-4 महीने हो गए हैं, सारे ही क्रिकेटर्स घर में कैद होके रह गए हैं। कितना मुश्किल फेज है ये क्रिकेटर्स के लिए, कोचेस के लिए, या क्रिकेट से जुड़े लोगों के लिए? काफी मुश्किल फेज था। अगर इसको आप ये कहें कि जी मुश्किल नहीं, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जी उनके लिए कोई नहीं, गुजर गया या हो गया, मगर ऑब्वियसली इट्स सबके लिए काफी मुश्किल है। बच्चों को अगर आप देखें, उनकी स्कूलिंग को काफ़ी हर्ज हुआ। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो जॉब करते थे, स्पेशली हम लोग जिस स्पोर्ट्स में से रिलेटेड हैं, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, तो हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा इस चीज़ से। मगर ऑन दी अदर हैंड, अब देखा जाए इसको पॉजिटिव साइन में अगर आप ये देखें तो काफ़ी चीज़ें हमें जो है ना अपना रीअसेस करने का टाइम मिला। अपने बच्चों के साथ जो हम लोग हम हमेशा कंप्लेन करते थे कि बच्चों के लिए टाइम नहीं निकलता, तो बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, उनके साथ नई नई एक्टिविटीज़ करने का, और अपनी जो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों में आप चीज़ें डालें, तो वो कुछ टाइम काफ़ी मिल रहा है उनके साथ करने का। और अब जब जैसे आप देखेंगे क्रिकेट दोबारा से बहाल, स्पोर्ट्स दोबारा से बहाल हो रही हैं। कोरोना वायरस अभी भी है, उसका प्रॉब्लम तो चल ही रही है दुनिया में, मगर अब इस प्रॉब्लम के साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। स्पोर्ट्स को और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी काम है, ये करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जब तक वैक्सीन आती नहीं है तो इस चीज़ के साथ हमें चलना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपसे ये हम जानेंगे, हर गेस्ट से ये सवाल हम लाजमी करते हैं, इस सारे टाइम में, इस दौरान में आपने फेवरेट अपनी हॉबी क्या बनाई? कोई नई हॉबी डेवलप की? कोई लोग गार्डनिंग करते हैं, कोई मूवी फिल्म देखते हैं, कुछ और कुकिंग कर लेते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। इस सारे टेन्योर में आपने कोई स्पेशल हॉबी अडॉप्ट की है? स्पेशल तो कोई ऐसी अडॉप्ट नहीं की एज सच, बट ये है कि उसमें एक दो चीज़ें हैं। जिस तरह कुकिंग का तो मुझे ऑलरेडी मतलब पहले से ही शौक था, मैं कुकिंग करने का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, क्योंकि मैंने छोटी एज से क्लब क्रिकेट खेलना शुरू की। मैं 18-19 साल का था तो मैं इंग्लैंड आ जाता था, और यहाँ पे मुझे 4-5 महीने अपने ऊपर मतलब अकेले रहना पड़ता था, तो उसमें ये चीज़ें मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ काफ़ी मैंने सीखी उस चीज़ से। फिर उसके अलावा गार्डनिंग का भी, जिस तरह आपने मेंशन किया, उसका भी मुझे बहुत शौक था। और स्पेशली इंग्लैंड में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे समर जो ऐसा टाइम होता है कि जब आप आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, तो गार्डनिंग भी उसमें एक खास चीज़ है, तो उसमें भी काफ़ी मेरा टाइम गुजर रहा है, और मुझे काफ़ी शौक है इस चीज़ का। और उसके अलावा जो है कि काफ़ी ज़्यादा घर पे अब बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को जब ड्यूरिंग करियर प्रोफेशनल में जब थे तो खेलते थे, तो इतना टाइम नहीं मिलता था दूसरे क्रिकेटर्स को सुनने का या नई नई चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेने का। मगर इन कोरोना के जो दिनों में ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि एक्स क्रिकेटर्स को सुना जा रहा है, उनकी नई नई इन्फॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, जो उनका एक्सपीरियंसेस से उनको सुनकर काफ़ी कुछ नॉलेज आ रही है। फिर लोगों के स्टैट्स, जो लोगों ने स्टैट्स किए हैं, और क्रिकेट की काफ़ी चीज़ें अभी जो खेलने के दौरान हमें मालूम नहीं थी, अब काफ़ी पता चल रही है। राइट। अभी कोरोना की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट काफी रुकी हुई थी, और अभी 3 या 4 माह के वक्फे के बाद पहला टेस्ट मैच जो हुआ वो इंग्लैंड और भी वेस्ट इंडीज के दरमियान, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ। एक तो आप शायकीन के बगैर टेस्ट क्रिकेट आपको कैसी लगी, और कैसे देख रहे हैं आप इस पहले टेस्ट मैच को, जो काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला? कोरोना की वजह से जब ये क्रिकेट स्टार्ट हो रही थी, तो हर बंदा ये कह रहा था कि ये किस तरह पॉसिबल, इवन मैं भी कह रहा था कि मुश्किल लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्रिकेट दोबारा रिवाइव हो सकती है इन हालात में। मगर ये बड़ा क्रेडिट है ईसीबी को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को, कि जिन लोगों ने ये स्टेप उठाया। मतलब ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि किन मुल्कों ने पहले इनिशिएट किया इस चीज़ पे। तो बड़ा अच्छा, मतलब ये मैच आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, बड़ा अच्छा फॉलो किया, क्लोजली वॉच किया उसको। और विदाउट क्राउड मेरा ख्याल है इंग्लैंड को तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हुई होगी, बट एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज में भी आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट में उतना क्राउड अब नहीं आता। पाकिस्तान ने भी जो 10 साल पिछली क्रिकेट अपनी खेली है, वो भी दुबई में खेली है, तो हार्डली टेस्ट क्रिकेट में आपको क्राउड वहाँ नहीं मिलता था। तो हमें और वेस्ट इंडीज को इशू इस क्राउड का नहीं है। स्पेशली इंग्लैंड को डेफिनेटली होगा कि अपने होम ग्राउंड में जब वो खेल रहे हैं, तो उनकी अपनी सपोर्ट उनको वो डेफिनेटली वो मिस कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा, इसी मैच के हवाले से कुछ लोगों के काफी उन्होंने अपनी राय की कि स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेस्टो और ऐसे खिलाड़ियों को ड्रॉप कर देना,
आप काफी क्लोज, आपने काफी काउंटी क्रिकेट खेली है, प्लेयर्स को आप जानते भी हैं, आपके लिए भी थोड़ा सा एक हैरानकुन डिसीजन था इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करके एक आप डोमिनिक बेस्ट को खिला दिया, इवन मोइन अली भी इनके पास मौजूद थे, वो नहीं खेले। मोइन अली तो मेरे ख्याल से वो कंसीडर मेरे ख्याल से 1-2 साल से उसको उनको टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे, व्हाइट बॉल क्रिकेट खिला रहे हैं। अच्छा, 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट इस में हुई। एक तो ऑब्वियस जिस आपने मेंशन किया कि स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं खिलाया, क्योंकि उनकी हालिया परफॉर्मेंस अगर आप देखें, वो खुद भी ये इंटरव्यू में कह रहे थे कि पिछले साल 2 साल में जितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, पूरे कैरियर में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। एशेज में उन्होंने अच्छी परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में ये लोग गए और वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स जो अभी करंट हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। एक वो डिसीजन जो था वो बड़ा, और आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने वो चीज मिस की, उनकी बॉलिंग को मिस किया, उनकी जो एग्रेशन थी, वो लंबे लंबे स्पेल करते थे, वो चीजें हम सब ने मिस की और उसका काफी फर्क पड़ा। और दूसरी बात, आप एक और चीज जो मैंने नोट किया कि वो ऑब्वियस थी कि जो टॉस जीत के इन्होंने, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो गया कि टॉस जीत के आपने खुद बैटिंग कर ली, क्योंकि आपको जब पता है कि आपकी बैटिंग फ्रेजाइल है और आप इतने अरसे बाद टेस्ट में आ रहे हैं, आपके प्लेयर्स ने काउंटी क्रिकेट डोमेस्टिक खेली नहीं और रस्टी थे काफी, तो वो चीज हमने देखी भी कि स्टार्ट तो ले लेते थे, 20-25 रन कर लेते थे, मगर उसके बाद अपनी विकेट को थ्रो कर देते थे, वो इनएक्सपीरियंस की थी। तो जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग फ्रेजाइल है, तो आपको ओवर कॉस्ट कंडीशन में फ्रेश पिच पे टॉस जीत कर खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो कुछ हो गई इंग्लैंड के मैच के हवाले से बात। आज हम हमेशा की तरह जो हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनसे उनकी क्रिकेट के हमेशा इब्तदाई दिनों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ और स्टार्टिंग में कौन था आपका रोल मॉडल जिसकी वजह से आपने कहा कि यार मैं क्रिकेट के इस खेल को मैंने मुंतखब किया। मेरे वालिद साहब को क्रिकेट का बड़ा शौक था और उनको इवन जब वो उनकी बचपन का उनका दौर था, तो उसमें भी वो उस टाइम, हालांकि वो पहाड़ी इलाके, हम लोग मरी से बिलोंग करते हैं, हमारा इलाका कोटली सतिया, तो वो वहाँ पे उस टाइम पे इतनी अखबार या ये जो सोशल मीडिया या इस तरह के टीवी के मैचेस हार्डली, अगर आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलती थी तो आप रेडियो पे आप मैचेस सुन लेते थे, वो भी 2-2 3-3 घंटे के लिए सुन सकते। तो मेरे वालिद साहब को वहाँ से अपने बचपन से उस चीज़ का शौक हुआ और वो चीज़ वो फिर उनकी ख्वाहिश थी कि उनका, हम 3 भाई हैं, तो मेरा जो बड़ा भाई है वो एक मिलिट्री कॉलेज झेलम में चला गया, फिर एक कैडेट कॉलेज सरगोदा में एयरफोर्स में चला गया, तो मैं तीसरा था। तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनका एक बच्चा जो है वो एटलीस्ट जो उनका शौक है उसको पूरा करे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी खेली और देखी जाती है, तो फिर उन्होंने मेरे पे ये हुआ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते, जो बस उन पे उन्होंने मेरे पे काफ़ी मेहनत की। मुझे शुरू में उन्होंने 1 साल कराटे के लिए मुझे, ताकि मेरी वो फिटनेस और मेरी वो जिम्नास्टिक और फ्लेक्सिबिलिटी मेरे जिस्म में आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने मुझे कराटे के क्लब में डाला 1 साल के लिए। तो वो बड़ा अच्छा टाइम मेरे लिए गुजरा, उसमें मैंने मतलब काफ़ी कुछ सीखा, फिजिकली मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो वो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने, नॉर्मली आपने सुना होगा हमारे क्रिकेटर से कि वो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली, मैंने भी थोड़ी खेली, मगर जब मेरे अब्बू ने छोटी ऐसी मुझे क्लब ज्वाइन करवा दिया, तो मेरे क्लब का नाम गुल क्रिकेट क्लब है जो रावलपिंडी में। और मेरी यही रूटीन बचपन में होती थी कि जब मैं स्कूल से आता था तो लंच किया और खाना खाया और फिर मैं ग्राउंड चला जाता था। और उसमें ये नहीं होता था कि गर्मी में या गर्मी है तो नहीं जाना, घर से मुझे पूरी सपोर्ट थी। मेरे वालिद साहब बल्कि कहते थे कि अगर क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल बनना है और हाई लेवल पे अगर जाना है तो ये गर्मी सर्दी आपको देखनी नहीं पड़ेगी। कि उस टाइम लोग अक्सर, बल्कि मजाक तो नहीं, कि लोग बातें करते थे कि लोग अपने बच्चों को एसी के कमरों में या पंखों के नीचे गर्मियों में खिलाते थे और हमें हमारे वालिद साहब वो ग्राउंड में लेके जा रहे होते थे 1:30-2 बजे 40-45 डिग्री के टेम्परेचर पे। तो लोग अक्सर वो बल्कि हंस रहे होते थे कि यार ये आप लोग अपने बच्चों को क्या जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों पे। तो वो फिर उसका फिर ये फायदा हुआ कि जितनी टफ ट्रेनिंग मुझे बचपन से ही मिलना शुरू हो गई, तो उसका मुझे वो जो फायदा हुआ वो इसी वजह से, जो मैंने 20-22 साल जो अपनी फर्स्ट क्लास कैरियर, जो मेरा इतना लेंथी कैरियर रहा है, उसकी रीजन यही थी कि मुझे एक तो मेंटर, मेरे वालिद साहब ने मुझे मेंटरिंग बहुत अच्छी की, क्योंकि ड्यूरिंग माय कैरियर अंडर 15 और ये जो मैं शुरू में खेला हूँ, तो कई रिजेक्शंस और सिलेक्शन और इस तरह इंजरीज भी आई मुझे, मगर मुझे उन्होंने कभी भी डाउन नहीं होने दिया, मुझे हमेशा वो मतलब अच्छी मेंटरिंग करते रहे, जिसका मुझे फायदा हुआ। बिल्कुल सही, आपने बड़ी डिटेल से अपने सारे कैरियर को आपने एक्सप्लेन किया है। आप ओवरऑल देखें, आपने जब रावलपिंडी में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू की और आपने इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, आप मिड 90s से आपका ये सफर शुरू हुआ, तब के मुकाबले में आप काफी लंबी क्रिकेट खेलते रहे। आपने 2010 के बाद भी रिप्रेजेंट किया, ये आपने 90s का एरा भी देखा, अर्ली 2000 का एरा भी देखा, फिर आफ्टर 2010 भी आपने एरा देखा है। आपको कोई पाकिस्तान के क्रिकेट की बात करूं तो कोई क्वालिटी में फर्क नजर आया? कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि शायद पहले क्रिकेट ज्यादा मुश्किल थी, ज्यादा
टफ थी और अब फिर उसके बाद थोड़ी फर्स्ट क्लास का मयार नीचे जाना शुरू हो गया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा ये आपने सवाल भी किया और ये बड़ा अच्छा ये पॉइंट है कि जो 90s की क्रिकेट थी, इवन 80s 90s जो भी क्रिकेट थी उस टाइम बड़ी अच्छी और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। मगर जो इवन अर्ली 2000 में भी जो क्रिकेट हुई है शुरू में बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई है, और जब तक ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट और सिटी की जो एसोसिएशन की जो क्रिकेट होती थी, मेरे ख्याल से इसका मुकाबला नहीं हो सकता अभी भी। कई फिर बीच में 2004-5 में ये इन्होंने फिर रीजन बना दिया, उसमें कई टीमों को जो है ना टूट गई, जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद एक टीम हो गई, जिसका नुकसान ये हुआ कि अगर आपको मैं बॉलर्स गिनवाऊं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अगर, तो उसमें कई प्लेयरों के साथ उनका हक मारा जाता था। फिर उनको जाके कोई कोयटा से खेल रहा होता था, कोई कहीं हैदराबादी कहीं और से रीजन से खेल रहा होता था। अब अगर देखिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें शोएब अख्तर खेलते थे, अजहर महमूद खेलते थे, राव इफ्तिखार अंजुम खेलते थे, सोहेल तनवीर, मैं, यासिर अली एक अच्छे नए उस टाइम फास्ट बॉलर उन दिनों में थे, नजफ शाह थे, और भी एक दो अभी मेरे नाम रऊफ अकबर थे, और बहुत रऊफ अकबर के इस्लामाबाद के बड़े अच्छे बॉलर थे वो भी। तो कई लड़कों का वो हक मारा जाता था। तो मेरा ख्याल है कि उससे जो पहले का जो सेटअप था वो लोग बात करते हैं कि रीजन अच्छी थी, फिर उसके बाद एकेडमीज बनी है वो, मगर सबसे बेस्ट जो सेटअप था वो यही था कि एसोसिएशन अपनी 9 टीमें होती थी, वो मैचेस खेलती थी, जो बुरा खेलती थी 2 टीमें वो रेलीगेट हो जाती थी, जो नीचे से 2 ऊपर आ जाती थी, और उसके बाद वही प्लेयर जो होते थे, जो अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स होते थे, वो डिपार्टमेंट में जाके खेलते थे। तो ये जो कंपटीशन था, ये जो सेटअप था, ये बेहतरीन था। और मैं भी इसी ग्रास रूट, जो उस टाइम क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब तो क्लब क्रिकेट भी काफ़ी मिसिंग है हमारे। तो हमारे जो उस बैच में जो लड़के, शोएब मलिक, कामरान अकमल और कई लड़के अच्छे उन दिनों में आए, उसका रीज़न यही था कि एक तो क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही थी, उसके बाद फिर वो जब रीजन में थोड़ा खेलते थे, रीजन के बाद अच्छे होते थे, डिपार्टमेंट उनको पिक करके ले जाता था, तो वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग होती थी विद सीनियर प्लेयर्स। वो जो वहाँ पे जो सीनियर प्लेयर होते थे, वो बड़ा अहम किरदार अदा करते थे लड़कों के जो यंगस्टर आते थे उनकी ग्रूमिंग करने में। तो अच्छा, मैं आपकी इसी एनालिसिस में थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन, बड़ा हॉट टॉपिक है पिछले कुछ अरसे से या 1 साल से, अभी जैसे हमारे जो सीईओ है वसीम खान साहब, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने पोस्ट की और उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो लास्ट ईयर आपने देखा कि हमारे यहाँ 6 यहाँ पर स्टेट्स बनाएगी, स्टेट क्रिकेट कराने की कोशिश की, 6 टीम बनाएगी। इस पर काफी लोग एतराज है कि डिपार्टमेंट बंद हो गए, प्लेयर्स के साथ बहुत सारे जो और जो स्टाफ था वो बेरोजगार हो गया, पैसे नीचे चले गए खिलाड़ियों के, जो पहले इनको, आपने भी खुद क्योंकि केआरएल से बहुत खेलते हैं तो आपको बड़े बखूबी इन चीजों का अंदाजा है। इस सवाल से मैं पूछना चाहूंगा कि कई लोगों का यह मानना है कि इंग्लैंड, यूके की पूरी आबादी शायद 6 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा है अंदाजन लगभग, और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 21-22 करोड़ आबादी है, और लास्ट फर्स्ट क्लास सीजन में देखा कि उन 6 टीमों में बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट बाहर बैठे रहे और उनको मौका नहीं मिला। तो ऐसे सेटअप आप समझते नहीं है कि थोड़ा सा आप एग्जैक्टली किसी और का सेटअप नहीं लगा सकती, हमारी आबादी ज्यादा है, और अगर आपका बेस्ट टैलेंट सिर्फ बेंच वार्म करता रहेगा तो उससे कैसे क्रिकेट में बेहतरी है? जिस पे बड़ी बहस हो चुकी है और बड़ी शोज भी हो चुके हैं और चलते रहेंगे, मगर जो मेन बात वो ये है कि जब तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अगर उधर से हाँ नहीं होगी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, तो जितना मर्जी ये नीचे बातें करते रहे, हम लोग शोज करते रहे, बातें करते रहे, वो चीज़ नहीं होनी। क्योंकि ये विजन जो है, बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, वो हमेशा से स्टेट क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया में होती थी वो उससे कंपेयर करते थे कि वहाँ पे होनी चाहिए। फिर आपने जैसे आबादी की बात की, हमें उनके साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, हमें हमारे जो बात करते हैं पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, आबादी का इशू वहाँ यहाँ पे भी है, गुर्बत भी है, प्रॉब्लम्स हमारे, हम उनसे मैच करते हैं। तो अगर उनका सेटअप हमें तो फॉलो, उनका देखिए, दुनिया में अगर टॉप की टीम अगर कोई है तो इंडिया गिनी जाती है। टेस्ट क्रिकेट में भी आप देख लें, व्हाइट बॉल में भी देख लें, फिर उनकी जो आईपीएल हो रही है उससे जो प्रोडक्शन, उनके जो बेंच स्ट्रेंथ जो है उनकी कितनी अच्छी है, उनकी हर एज ग्रुप की टीम आप देखें, अंडर 19 के देख लें आप, जो वर्ल्ड कप में हमेशा जीतते हैं या फाइनल तक जाते हैं, फिर उनकी ए की टीम है, फिर जब उनकी सीनियर टीम जब जाती है अवे टूर पे, ओवरसीज पे जाती है, तो उनमें उनकी वो जो यंगस्टर अंडर 23 या जिस इंग्लैंड लॉयंस कहते हैं, या पाकिस्तान की जब शाहीन नाम दे दिया या ए टीम का नाम दे दिया, बड़ी अच्छी वो उनकी प्लानिंग होती है कि अपने प्लेयर्स को 1-2 महीना पहले वो वहां पे भेज देते हैं। अच्छा, हमें जो चीजें ये करनी चाहिए, अगर फॉलो भी करना है, तो हमें, अगर काउंटी की बात कर रहे हैं या इंग्लैंड की, वो जो इंग्लैंड से आए हैं, तो वो इंग्लैंड में तो 18 टीमें हैं, वहां पे तो कोई 6 टीमें नहीं है। अगर उनको वो लेके आए हैं, उनका एक्सपीरियंस अगर है, तो उनको तो अगर वहां का सेटअप को करना चाहिए। मगर ये मैंने पहली बात की, प्राइम मिनिस्टर का विजन है, तो वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं।
अच्छा, एक और चीज कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि मैं वो थोड़ा सा मैंने स्टडी भी किया और थोड़ा मैंने एक्स क्रिकेटर जो वहाँ के हैं और बल्कि मैं लेवल 4 जो कोचिंग कोच कर रहा हूँ, तो इंडिया से एक कोच आते हैं वहाँ पे जो राहुल द्रविड़ की एकेडमी में वो भी काम कर रहे हैं, अंडर राहुल द्रविड़ काम कर रहे हैं, तो वो भी लेवल 4 कर रहे हैं, इंग्लैंड हमारे साथ आती है। तो उनसे मैंने कोई फीडबैक उनका लिया, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मैंने कहा आपका डोमेस्टिक और आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो आपकी एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, किस तरह रन करती है। तो उन्होंने बड़ी ही अलार्मिंग और इस तरह की मुझे कुछ चीजें ऐसी बताई कि मैं हैरान हो गया कि वो लोग, इंडिया के लोग, उन लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग है, और हम लोग तो अभी भी मतलब एक मैच पे, एक टूर पे, उस पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हमने कैसे खेलना है या जीतना है। हमारी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, पॉलिसी नहीं है। अच्छा, उन्होंने बात की उनकी 36 से 37 फर्स्ट क्लास की टीमें हैं जो कि 4 ग्रुप में होती हैं, 8-8 की उन्होंने बनाई हुई हैं, और उसमें से वो फिर क्वार्टर फाइनल, दो टीमें इस तरह करके ऊपर आती हैं, तो क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल होता है। अच्छा, उनका देखें 365 साल के जो 365 दिनों में 245 दिन उनकी क्रिकेट होती है, उसमें अंडर 15, 14, फर्स्ट क्लास, वुमेन्स, ये सारी क्रिकेट उसमें होती है। अच्छा, आप एक और चीज आप देखें, फिर उसमें जब आपकी इतनी टीमें हैं, फिर आपकी देखें कोचेज आपके उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर एनालिस्ट आपके इन्वॉल्व होते हैं, 150 एनालिस्ट उनके आप देखें कि इनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें इन्वॉल्व हैं, और विद वन बटन। मैं वो बात इस तरह कर रहा था कि राहुल द्रविड़ जब कमरे में बैठता है एकेडमी में, तो वो जब डिस्कस एक प्लेयर के बारे में, अगर फर्ज करो वो मेरे बारे में अगर वो देखना चाहता है, मेरी बॉलिंग, मेरी परफॉर्मेंस या मेरी बैटिंग, कुछ भी मेरी चीज देखना, वो एक बटन के सर पे वो मुझे देख सकता है कमरे में, सब सिलेक्टर कोचेस को कमरे में बिठा के कि इस लड़के ने इस मैच में क्या किया। वहां पे सब आपका देखिए, अब सिफारिश को खत्म करने का ये कि इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास वर्ल्ड लेवल का एक बैट्समैन, मतलब देखिए इतना बड़ा नाम बैठा हुआ है, उसके सामने जब सिलेक्टर्स बैठे होंगे, कोचेस बैठे होंगे, तो कैसे किस तरह को मतलब हो सकेगा कि कोई लड़का टैलेंटेड मिस हो जाए। आप सही कह रहे हैं, और मैं आपने बड़े अच्छे से, बड़ी डिटेल से ये सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन किया। बल्कि पिछले दिनों मैंने नदीम खान साहब का इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग इस नए सेटअप को आए हुए भी साल 1.5 साल हो गए, अब तक आप डाटा सेंट्रिक नहीं कर सके पीसीबी को, यानी कि अब हर रीजन की वेबसाइट आप नहीं बना सके, या उनके जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं अब उनकी वेबसाइट होती है कि क्लब में किसने कितना परफॉर्म किया, एक बटन पे जो आप बात कर रहे हैं इस कंसेप्ट की कि आपके पास सारा डाटा आ जाए आपको। और उन्होंने ये एक बात की, आई डोंट नो कि इसको इंप्लीमेंटेशन जब होगी कि जी हम चाह रहे हैं कि हम ट्रायल बेस्ड सिस्टम खत्म करें, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करें। इसी गुफ्तगू के साथ हम आगे चलते हैं और कुछ हम एक और आपकी पर्सनल लाइफ को और मजीद डिस्कस करते हैं। तो आपके फादर अक्सर एक पिक्चर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें बेंगलोर में तौसीफ अहमद साहब के साथ वो पिक्चर है, आपको उन्होंने अपने हाथ में उठाया हुआ है, और 1987 की बात है, और ठीक उसके 20 साल के बाद आप जो है वो आपने बेंगलोर में अपने टेस्ट डेब्यू किया। तो ये कितना बड़ा क्रिकेट का मौजज़ा है और कितना यादगार था वो मैच जिसमें आपने राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी को भी आउट किया, 5 विकेट ली थी आपने पहली इनिंग्स। जी, वो उस टाइम तो जब वो तौसीफ अहमद आए, मैं खुद छोटा था तो मुझे तो आइडिया नहीं था, बस यही पता था कि पाकिस्तानी प्लेयर आए हैं और उन घर पे आए हुए हैं, तो उनके साथ तस्वीर। अब्बू को तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को पता था कि कितने बड़े प्लेयर और कितना बड़ा इवेंट मार का ये लोग मार के आए हैं, इंडिया में जीत के आए, और यादगार वो टेस्ट था। तो मुझे तो उस टाइम इवन उसके 10-15 साल बाद भी उस तस्वीर की वैल्यू नहीं पता थी, मगर अब्बू ने वो तस्वीर संभाल के रखी हुई थी, बल्कि फ्रेम करा ली। और बड़े मजे की बात है कि उनकी वो तौसीफ अहमद से जब अब्बू की मुलाकात है, क्योंकि वो कोचिंग कर रहे थे कराची की टीम की, तो अब्बू ने उनसे मुलाकात की और उनको बल्कि फ्रेम करके वो पिक्चर, बल्कि मैं ही वो कराची गया था और फ्रेम उनको दी उनको, और बड़े वो खुश हुए। कहते हैं ये तो बड़े एक किस्म का मुआवजा ही है कि मैं तो मेरी गोद में बैठे हुए, और सारी स्टोरी हुई। तो बड़ा यादगार ऑब्वियसली मेरा टेस्ट डेब्यू था। फिर बेंगलोर में मैं गया एग्जैक्टली 20 साल बाद, उसी ग्राउंड में मेरा डेब्यू, और उसमें फिर 7 खिलाड़ी आउट हुए और रन भी किए। तो बड़ा यादगार, और अभी फील होता है कि यार वो वाकई कोई एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआवजा था कि ये वही चीज़ दोबारा 20 साल बाद वही चीज़ वहीं पे हुई। अच्छा, एक चीज हमने सुनी आपके बारे में कि आपके फादर आपको सैलरी देते थे क्रिकेट खेलने की, कि मैं यासर अरफात को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, जैसा डिपार्टमेंट एक सैलरी दे एम्प्लॉय को, तो आपके फादर ने आपको अपने घर में सैलरी देते थे कि आपने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, और ये मेरे ख्याल से आपको जिस तरह पता है और बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे वही, मैंने जिस तरह आपको पहले बात की, मेंटरिंग की ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं लकी था कि मुझे वालिद साहब ने, क्योंकि मेरे दोनों भाई जो थे वो कैडेट कॉलेजेस में चले गए थे, और वो मतलब अच्छी तालीम उनकी हो रही थी और हर चीज़, तो उन्होंने ये चीज़ मेरे जहन में, उनके जहन में था कि यार ये कहीं ये फील ना करे कि यार मुझ पे मतलब वो उतनी इन्वेस्टमेंट या उतनी प्लानिंग नहीं हो रही मेरे फ्यूचर के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम क्रिकेट खेलो, मेरे लिए क्रिकेट खेलो।
तो मैं तुम्हें सैलरी दूंगा और तुम जो ग्राउंड में चक्कर लगाओगे, जो ट्रेनिंग करोगे, जब आउट करोगे, रन करोगे, तो तुम मेरे लिए कर रहे होगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो एक मोटिवेशन थी, एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने मुझे इस चीज पे लगाया और उन्होंने कहा कि इवन तो मैं उस टाइम कोई 13-14 साल का मेरे ख्याल से था, बहुत छोटा था, तो इवन मतलब इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट में आया भी नहीं था, मगर क्लब क्रिकेट खेल रहा था। मगर वो मोटिवेशन मुझे उस टाइम उन्होंने दी कि यार अगर तुम अच्छा खेलोगे तो तुम्हें यही फ्यूचर में डिपार्टमेंट मिलेगा और इस तरह की चीजें की, तो बड़ी ये अच्छी चीज है मेरे लिए। एक और आज बड़ा मुनफरिद एक आप रिकॉर्ड कह लें या इसको बड़ा एक दिलचस्प वाकया कह लें कि आपकी बारात का फंक्शन ओवल क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जो शायद ही किसी और को ये ऐसी सादत नसीब हो। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, कैसे हुआ ये मुमकिन? उस साल मैं वैसे काउंटी तो क्रिकेट खेला था, बट उस साल मैं पर्टिकुलरली सरे के लिए मैं एक साल ही काउंटी खेला और 2011 का साल था वो। और मजे की बात थी कि उस साल हम चैंपियनशिप 4 डे भी जीते और लॉर्ड्स फाइनल होता है 50 ओवर का, वो भी जीते। तो बस वो जो मेरे इन-लॉज हैं वो भी क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और मेरी वाइफ को भी क्रिकेट का शौक है। तो हम लोगों का बस वो कोई समझ नहीं आया ये बात हुई कैसे, कि हम लोगों से डिस्कशन में आ गया कि व्हाई नॉट के ये इनके पास इंग्लैंड स्वीट और एशी स्वीट और पाकिस्तान स्वीट भी वहाँ पे इंग्लैंड में ओवल के ग्राउंड में मौजूद है। तो वो चीज़ फिर हमारे जहन में आई, फिर हमने रिक्वेस्ट की इनसे ओवल क्रिकेट ग्राउंड और ये इनसे सरे से कि यार हमारा ये प्लान है, तो उसमें तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप करें, पहले हुआ नहीं है कि मगर आप करें, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस होते हैं और केटरिंग का एक चीज़ आपने करनी है कि केटरिंग जो है जिस जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो ऑब्वियसली हलाल फूड था और सारा। तो हमने कहा ठीक है कोई इशू नहीं, जो आप लोगों की केटरिंग है हम उन्हीं के थ्रू करवा लेंगे। तो बड़ा अच्छा इवेंट हो गया और बड़ी यादगार चीज़ होगी, बल्कि लाइव दिखाया भी गया, जियो पे यहाँ पे दिखाया गया। और उसकी सबसे बड़ी और मुनफरिद बात ये हुई, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो आई उसमें, जिसमें अजहर महमूद आए, फिर मोहम्मद अकरम, सकलैन मुश्ताक आए, फिर सरे के कुछ प्लेयर आए। मगर उसमें सबसे बड़े मजे की बात, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, उसमें इंडियन कप्तान जो सौरभ गंगोली, जिनका आजकल बड़े वो खबरों में इन हैं, तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट पे ही, हालांकि पाकिस्तान इंडिया के हालात इतने अच्छे नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी वो आए, उस शादी पे आए, उन्होंने अटेंड किया और मतलब उन्होंने फीडबैक जो बाद में दिया कि पाकिस्तानी जो हमारे जो रिलेटिव्स आए थे उन्होंने उनको इतना मतलब उनकी आवभगत की और बड़ी खुशी से वो गए। और जितने हमारे फैमिली रिलेटिव्स भी थे तो उन्होंने इतनी तारीफ की उन्होंने सौरभ गंगोली की कि वो थोड़ी देर के लिए उनसे इंटरेक्शन उन्होंने किया, मगर वो आज तक वो लोग याद करते हैं कि सौरभ गंगोली जैसा मतलब क्रिकेटर और उसका जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर था, उन्होंने किसी क्रिकेटर में नहीं देखा। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात शेयर की है। इसी से बात को आगे लेके चलते हुए अच्छा खैर इस बात को आगे लेके चलो, थोड़ा सा आपने मिस किया हमारे जो रवायती इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके, उस पे पटाखे गोले बजाना एक रवायती शादी में होता है, डेफिनेटली इंग्लैंड में तो नहीं हो सकता था। नहीं वो नहीं, ऐसा तो ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों पे मतलब मुझे इतना था भी नहीं, वो पटाखे शौक का मुझे इतना शौक नहीं है। मगर मज़े की बात ये थी कि देखिए वो लॉर्ड्स फाइनल की मैंने बात की, तो सैटरडे को लॉर्ड्स फाइनल था, वो मैंने लॉर्ड्स फाइनल खेला और प्लान ये हुआ था कि शादी की डेट्स ऑब्वियसली आपको पता है ना कि पहले आपने फिक्स कर ली होती है और सारा वो हॉल वगैरह होता है। तो लकीली हम उस साल फाइनल में पहुंच गए। फाइनल वाले दिन जो था हमने शादी की डेट सीजन के आखिर में, लॉर्ड्स फाइनल आखिरी मैच था सीजन का, तो मैंने कहा चलो सीजन खत्म हो जाएगा तो अगले दिन शादी, हम संडे हो गया शादी, तो वो हम फाइनल में भी पहुंच गए। तो मैं सैटरडे को लॉर्ड्स में मैच खेल रहा हूँ और संडे को मेरी शादी थी ओवल में। तो मैच में कुछ इस तरह हो, मैंने रॉबर्ट की को भी इनविटेशन भेजा हुआ था क्योंकि वो मेरे साथ कैंट में खेले हुए थे, तो रॉबर्ट की कमेंट्री कर रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए मैच में बारिश हो गई, तो रॉबर्ट की, मैं बैल्कनी में लॉर्ड्स में बैठा हुआ था, तो रॉबर्ट की ने ये चीज़ मेंशन बल्कि की कि हम सब ये दुआ करेंगे कि ये मैच हो जाए क्योंकि यासिर की कल बारात है, शादी है, तो वो शादी मिस ना करे। अदरवाइज हमारा सेकंड प्लान ये था कि अगर बारिश होती है तो अगले दिन मैच जाता है तो मुझे शेरवानी और मुझे वो टैक्सी वगैरह बुक करवानी पड़नी थी मुझे, कि अगर मैच लॉर्ड्स में है तो मुझे लॉर्ड्स से सीधा शादी पे पहुंचना था। तो बहुत ही आपका जो शादी का था बड़ा आउटस्टैंडिंग सिनेरियो था, और ये मैं कहूंगा कि काइंड ऑफ अ फिल्मी सिनेरियो भी, अक्सर फिल्मों में ऐसी हम स्टोरीज देखते हैं कि फिल्मी सिनेरियो नजर आ रहा है। अब आप भी थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट पे मजीद बात करते हैं। आप स्कॉटलैंड को अगर हम मिला लें तो 7 डिफरेंट काउंटीज के लिए आप खेले हैं। ये कारनामा जो अगर हम देखें तो सिर्फ इमरान ताहिर ने शायद इतनी काउंटीज को रिप्रेजेंट किया और कोई पाकिस्तानी इतनी काउंटी क्रिकेट नहीं खेल सका। हालांकि काउंटी क्रिकेट पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम काउंटी क्रिकेट में गए, उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन इस तरह से इतनी ज्यादा टीमों को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। इसके पीछे क्या आपकी इतनी सक्सेस थी, क्या ऐसी वजह थी कि यासिर अरफात की इतनी डिमांड थी काउंटी क्रिकेट? कोई इतनी कोई रीजन मेरा नहीं ख्याल है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि क्योंकि अगर आप देखें कि मेरा जो कैरियर है, इवन एज अ फास्ट बॉलर, मेरी फिजिक अगर आप देखें
तो इतनी मेरी हाइट भी नहीं है और इतना कोई स्ट्रेंथ अगर देखें आप, जो इतना मेरा लंबा कैरियर गया है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है एक तो अल्लाह ताला की ऑब्वियसली हेल्प थी, फिर वालिदैन की, फैमिली की सपोर्ट और उनकी दुआएं थी कि मेरा कैरियर इतना लंबा हुआ और इतना मैं सक्सेसफुल रहा। रीज़न कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस एवरी ईयर जो मेरी परफॉर्मेंस होती थी वो काउंटी क्रिकेट में पिछले साल से बेहतर होती थी। अगर आपने नोट किया हो कि मैंने मेरे अगर आपने स्टैट्स या रिकॉर्ड्स में देखो कि मैंने जिस काउंटी में भी गया हूँ तो उसने एटलीस्ट कोई ना कोई चैंपियनशिप या कोई टाइटल जीता हो। ससेक्स में जब मैं पहले साल देखें, स्कॉटलैंड तो मैं इसलिए खेला था क्योंकि मैं वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेल रहा था और मैं 6 साल से एक क्लब में खेल रहा था, तो वहाँ की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से राहुल द्रविड़ 1 साल उनके लिए खेले थे। तो अगले साल उन्होंने जब देखा कि उनको फास्ट बॉलर की जरूरत है और मैं लोकल वहाँ पे खेल रहा था, तो उन्होंने मुझे अगले साल फिर उन्होंने मुझे 2 साल के लिए साइन किया। तो उसके बाद जब फिर मेरे काउंटी क्रिकेट में स्टिंट शुरू हुआ, उसमें इस तरह हुआ कि ससेक्स में जब मैं आया उसमें राना नवीद और मुश्ताक अहमद ऑलरेडी खेल रहे थे इस काउंटी के लिए। तो थोड़ा सा बीच में एक पैच था जिसमें 3 महीने का, जिसमें पाकिस्तान टीम ने टूर करना था इंग्लैंड का 2006 में जब ये लोग आए थे, जिसमें ओवल तनाज़ा भी थोड़ा सा हुआ था। तो उसमें राना नवीद ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना था, तो मुझे मुश्ताक भाई ने कॉल किया था कि यार इसकी रिप्लेसमेंट में आना है। और मैं, क्योंकि मेरी डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती थी, मुश्ताक अहमद को पता था कि लंबे स्पेल करता है, रिवर्स स्विंग अच्छी करता है, तो उनके जहन में था कि मुझे राना नवीद की रिप्लेसमेंट में कोई बॉलर चाहिए। तो उन्होंने मेरे से पहले बात की हुई थी। तो जब मैं उस 3 महीने मैंने वहाँ गुजारे तो अल्लाह की तो करनी ऐसी हुई कि मैंने पहले मैच में बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया, 87 रन किए उसमें, मतलब जैसन गिलेस्पी और मैथ्यू होगार्ड ये लोग इस बॉलिंग के खिलाफ। फिर मैंने बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ऑल इन ऑल जो मेरी परफॉर्मेंस थी क्वाइट आउटस्टैंडिंग थी। हमने लॉर्ड्स फाइनल उस साल भी जीता 2006 में, और जिसकी क्लिपिंग आजकल वो चल रही है सोशल मीडिया पे। उसके बाद फिर चैंपियनशिप भी हम जीते जिसमें मुश्ताक अहमद ने 100 विकेटें ली थी अगर आपको याद हो, और हम लोग चैंपियन भी हुए थे। तो पहले साल ही 2 चैंपियनशिप। उसके बाद फिर कैंट ने मुझे अच्छी ऑफर की, फिर मैं कैंट में चला गया। फिर कैंट 2 साल मैंने लगाए वहाँ पे। कैंट पहले साल ही हम लोग T20 के फाइनल हुए, मतलब वो भी हम जीते। फिर मैं ससेक्स में जब वापस आया तो उसमें भी हमने T20 जीता। तो अल्लाह ताला की कोई करनी ऐसी या उनकी मदद ऐसी थी कि मेरा हर साल जो परफॉर्मेंस का ग्राफ था वो बढ़ता चला गया। और इंजरी फ्री, मतलब अल्लाह ताला ने, मतलब अल्लाह का मतलब बड़ा करम था कि मुझे इंजरीज ऐसी कोई लॉन्ग नहीं हुई जिसमें मुझे 6 महीने या साल बाहर रहना पड़ा हो। कोई छोटी मोटी इंजरीज होती रही, मुझे 2-3 हफ्ते में मैं रिकवर करके आ जाता। तो 5-6 महीने खेलना कंटिन्यूसली काउंटी क्रिकेट। और फिर जब मैं पाकिस्तान आता था, मैं पाकिस्तान की भी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था। तो बस ऐसा इसमें कोई राज नहीं है, बस यही है कि अल्लाह ताला की मदद थी और पेरेंट्स की काफ़ी दवाएं थी और बस उसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। तो जिसकी वजह से मेरी जो डिमांड आप कह लें हर मुल्क में, जब मैं काउंटी के अलावा जो आप मेरी T20 की लीग के जो देखें वो भी मैं तकरीबन हर जगह खेला। और वहाँ जाके भी अब बिग बैश में 2-2 साल में खेला और दोनों साल हम लोग जीते। जी बिल्कुल, उस पर भी हम आएंगे। बड़ी मदद की। हाँ, वो अलग से हमने सवाल रखे हुए आपके T20 करियर के ऊपर भी। हम एक ही जानना चाहेंगे कि 2004 के डोमेस्टिक सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आपने 5 गेंदों पे 5 आउट किए थे। उससे पहले ये 2 लोगों ने मार्कस सरंजाम दिए थे, इसके आपके बाद फिर एक बार और एक खिलाड़ी ने सर मार्कस सरंजाम दिया। सो अब तक हिस्ट्री की तारीख में 4 लोग हैं। आपने 5 विकेट ली, जिनमें से मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज और शाहिद वजीर 3 टेस्ट क्रिकेटर भी थे। उस वाकये को थोड़ा सा देखने वालों के साथ प्लीज शेयर करें। जी, वो 2004 के जिसमें आपने जिक्र किया, तो उन दिनों में वो जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट उस साल चेंज हुआ था कि रीजन हो गए थे। तो रीजन में इस्लामाबाद और रावलपिंडी इकट्ठे खेले थे। तो मैंने जिस तरह बात की कि अब बॉलिंग अटैक अगर आप चेक करें, राव इफ्तिखार, अजहर महमूद, मैं और मेरे ख्याल से चौथे बॉलर सोहेल तनवीर थे। तो अब मैं फर्स्ट चेंज में आता था, राव इफ्तिखार और अजहर महमूद ये लोग पहले बॉलिंग करते थे, तो उसके बाद मेरी बारी आती थी, तो मैं फर्स्ट चेंज में आता था। तो इसी तरह हुआ कि फिर लास्ट उनके कोई 3 प्लेयर थे, मेरे ख्याल से 4 प्लेयर थे। तो मैंने वो बॉलिंग में कर रहा था, तो एक बॉल पे 1 विकेट हुई, दूसरी बॉल पे विकेट हुई, तीसरी बॉल जो थी वो नो बॉल हो गई। तो वो फिर इलिजिटिमेट डिलीवरी थी। तो वो ये था कि हैट्रिक पे फिर भी मैं था। तो वो फिर अगली बॉल पे फिर मैंने विकेट ली और फिर लास्ट विकेट ली। तो 4 विकेटें मेरी 5 बॉलों पे हो गई। तो फिर ये हुआ कि इनिंग खत्म हो गई, फिर अगली इनिंग शुरू हुई। फिर वही इस तरह हुआ कि अजहर भाई ने और राव इफ्तिखार इन्होंने बॉलिंग शुरू की, और इन्होंने जब बॉलिंग छोड़ी तो फिर मेरा बॉलिंग का मौका मिला। तो कोई 10 या 12वां ओवर चल रहा था, तो मैं पहली बॉल की, तो पहली बॉल पे ही हफीज को लेग बिफोर किया, तो जिसकी वजह से वो फिर कंटिन्यूसली वो जो चीज़ थी कि 6 बॉलों पे 5 विकेटें हो गई। तो ऐसा उस टाइम मालूम नहीं था। फिर वो स्कोरर मेरे ख्याल से वहाँ पे रावलपिंडी के स्कोरर हैं शकील, और उन्होंने बल्कि मेरे वालिद साहब भी देख रहे थे, उन्होंने उनको बताया कि ये एक मुनफरिद चीज़ हुई है और रिकॉर्ड है, तो आप इसको कन्फर्म कर लें। तो फिर PCB में फिर वो बात हुई, तो फिर उन्होंने कन्फर्म किया कि ये रिकॉर्ड हुआ है।
राइट, ये बड़ा रिकॉर्ड था आपके करियर का। और ओवरऑल अब बात करते हैं आजकल के दौर में कि कोई अगर खिलाड़ी 500 विकेट भी बड़े रिसेंटली लोगों ने ली तो बड़ा उसको सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा बहुत बड़ा इसको एक एफर्ट कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 विकेट। आपने 790 फर्स्ट क्लास विकेट ली, वो भी आपकी आखिरी 1 या 2 सीजन में, कुछ आपको उस तरह से मौके नहीं मिले, आप नहीं खेले, शायद ये 800 भी बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाती। तो ये इतना स्टेमिना, इतनी फिटनेस, इतनी हिम्मत, ये कैसे आई आपके अंदर के? सोचा था 790 फर्स्ट क्लास विकेट ले लूंगा? अच्छा, वो आपने कहा ना कि 2 साल आखिरी बेस्ट मिसिस हुआ कि मैंने, बल्कि हालांकि मैंने इंग्लैंड में मैं फिर सेटल हो गया, फिर मैं क्रिकेट खेलता था और फिर मैं पाकिस्तान जब डोमेस्टिक होती तो मैं डोमेस्टिक खेलने आता था। तो वो बस वही 1-2 साल मैं खेल सकता था, मैं बल्कि अवेलेबिलिटी भी शो की। मैंने कहा कि यार मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं थी, मेरे वालिद साहब की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि उसकी 800 विकेट मुकम्मल हों। तो वो मैं फिर आता, मतलब बच्चों को छोड़ के आता। मैंने कहा चलो खेल लेते हैं कुछ मैचेस वगैरह खेल के, तो अगर ये अगर हो जाए तो ठीक है। मगर वो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, बल्कि इवन रावलपिंडी क्रिकेट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैं एक मैच खेला था जाके सुई गैस की तरफ से, फिर उसके बाद फिर मेरी बच्ची की विलादत हुई और फिर मैं वापस आ गया। अच्छा, ये वो पहले भी जिसने जिक्र किया कि इतना लंबा कैरियर और इतने मैचेस अगर आप देखें, और सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात नहीं है इसमें। अगर आपने देखा है स्टैट्स में कि इसी तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी वनडे में रही 50 ओवर में, और उतनी ही अच्छी T20 में। तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप देखें तो ये कलेक्टिवली तकरीबन 1500 विकेटें बनती है और 12,000 रन बनते हैं। तो ये जैसे आपने कहा कि आसान चीज़ नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए इतना लंबा कैरियर, स्पेशली आजकल के दौर में खेलना और परफॉर्म करना। तो जिससे पहले मैंने जिक्र किया कि जो मेरी अपब्रिंगिंग कह लें या मेंटरिंग जो बचपन से, और जो मैंने बचपन से क्लब क्रिकेट शुरू कर ली थी, और हार्ड टाइम जो मुश्किल टाइम मैंने जो बचपन में देख लिया था, मेरा ख्याल यही है कि उसका मुझे जो फायदा हुआ वो लॉन्गर फॉर्मेट और इतना समय जो खेल के। अच्छा, सही है। और ये आप बताएं यासिर के आपने पहले तो फर्स्ट क्लास के जाइंट थे कि इतनी विकेटें और हर सीजन में परफॉर्म करना, फर्स्ट क्लास के इतने बड़े परफॉर्मर से लेकर एक T20 आइकन प्लेयर बनना जहां पे अपने दुनिया की हर बड़ी लीग खेली है, ये सफर कैसे तय शुरू हुआ आपका? और ये जो स्किल डेवलपमेंट होती है T20 क्रिकेट की, वो किसने डेवलप किए? खुद होकर सीखे या किसी ने आपको हेल्प आउट किया T20 के चैंपियन प्लेयर बनने में? अच्छा, ये चीजें बस एक तो सबसे जो आप जितना मर्जी मेहनत कर लें, जितनी इन्फॉर्मेशन, कोचिंग, गाइडेंस ले लें, वो एक तरफ है। मगर जब ये सब चीज़ें ऑब्वियसली हमारा बिलीव है कि ये सब अल्लाह की तरफ से चीज़ें आप पे ना आती हैं, कि आपको नई नई स्किल्स आपके खुद दिमाग में वो चीज़ आती है। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा सईद अजमल और मोहम्मद आसिफ की। हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में केरल में इकट्ठा खेलते थे, और अक्सर आसिफ को केरल की जो बॉलिंग थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसमें शोएब अख्तर, जाफर नज़ीर और प्लेयर थे, तो उनकी जगह नहीं बनती थी, अक्सर वो उनको टीम से बाहर बिठाया जाता था। सिमिलर केस था सईद अजमल का कि जब रावलपिंडी में मैचेस होते थे, यहाँ पे ग्रीन पिचेस होती थी, तो उनको खिलाया नहीं जाता था। वो रीजन ये था कि जी ये कहते थे कि स्पिनर का कोई काम नहीं है, ये इतना अच्छा स्पिनर नहीं है, इस तरह की बातें। फिर हमने देखा, ये खुद हमारी आंखों देखा ये है कि उन्हीं प्लेयर्स ने फिर दुनिया पे राज किया अपने स्किल्स पे। वो अल्लाह ताला ने कोई उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटी, वो फिर उनकी मेहनत भी थी। मैं सईद अजमल से मेरी बात होती थी, वो जब यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलने आता तो कहता था मैं दिन में 1000 बॉलिंग करता हूँ दूसरा सीखने के लिए। तो ये उसने जो यहाँ पे मेहनत की हुई थी, फिर अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत ये चीज़ आई। और फिर आसिफ की भी यही बात है कि अब उसका जब डेब्यू 2005 ऑस्ट्रेलिया में वो गया था, हम सबको याद है कि गिलक्रिस्ट और ऑस्ट्रेलिया ने उनको बहुत बुरे तरीके से मारा था। वही जब उसका कमबैक हुआ तो अल्लाह आनन फानन विद इन ईयर, जब वो 2006 में इंडिया के खिलाफ खेला तो टोटली डिफरेंट बॉलर था। तो ये बस ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़, तो मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी चीज़ें, अब जब T20 में नई आपको हर साल अगर आपने सर्वाइव करना है या सक्सेसफुल होना है हर लीग में, तो आपको नई से नई चीज़ डेवलप करनी है। तो कोचिंग में तो मैं ये कहूँगा कि एक तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा गाइड किया, तो उसके बाद ये इंटरनली आपको नई नई चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। जिस तरह अजहर महमूद थे, ये बैक ऑफ द हैंड बड़ा अच्छा बॉल करते थे, ये उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटी थी। मैं वो कोशिश करता था, वो मेरे से नहीं होती थी, मगर मेरे में डिफरेंट था। मैं ऑफ कटर अच्छा करता था, मेरा यॉर्कर बहुत अच्छा था, मेरा बाउंसर बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने एक स्प्लिट फिंगर एक स्किल होती है, वो मैंने 1-2 साल मेरी बड़ी सक्सेसफुल रही। मगर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो एनालिस्ट के थ्रू जो प्लेयर्स होती है, टीम्स होती है, वो आपको गेज कर लेती है कि यार ये कब ये बॉल करता है, तो फिर आप उतने सक्सेसफुल नहीं रहते। तो आपको नई नई चीज़ें डेवलप करनी पड़ती। तो मेरा यही हुआ कि मुझे अपने आप से मैंने नई नई चीज़ें डेवलप की, और फिर ऑब्वियसली मेरी बैटिंग का मुझे थोड़ा एज था, फिर मेरी फील्डिंग अच्छी थी, तो वो अपनी वो खुद मतलब स्किल्स को मैं एनहांस करता रहा।
टाइम टू टाइम। राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका पर्थ स्कॉचर के साथ भी बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरा है, और आप अगर मैं तो आप एक में तो आपने सुपर ओवर पे बात चलेगी और आपने वो स्लो बॉल किया जिसको स्टीव स्मिथ को आउट किया, वो भी यकीनन आपको याद रहेगा, और एक फिर आपने ब्रेट ली जैसे तेज बॉलर के अगेंस्ट विनिंग रन खेले थे। तो जरा देखने वालों को जरा अपने उस जर्नी के हवाले से बताइए जो पर्थ स्कॉचर के साथ आप रही, जो टाइटल दोनों मर्तबा जीते पर्थ स्कॉचर। अच्छा, वो वही जिस तरह किस्मत की बात है, जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा होता है कि आपने कहाँ जाना है और क्या करना है, और मेरा भी बिल्कुल वही डेस्टिनी हर बंदे के साथ, आपके साथ भी ऑब्वियसली हुई होगी, मेरे साथ भी, हर बंदे के साथ भी होती है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपने जितना क्रिकेट आपने खेलनी होती है, जहाँ आपने आप अंदाजा करें कि मैं सियाल फैसलाबाद मैच खेलने गया था केरल का, तो वो मैच वॉश आउट हो गया था, तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ मेरे टीममेट्स थे और मैं बैठा हुआ था, तो मेरे एजेंट की कॉल आई मुझे। तो उन्होंने कहा कि जी आपको आप देखिए, आउट ऑफ द ब्लू मैं फोन आया कि जी एजेंट कहते हैं पर्थ स्कॉचर्स में उन्होंने आपको कहा है कि अगर आप उनके लिए खेलें तो उनके लिए मतलब ना तो कॉन्ट्रैक्ट है, और आप अगर खेलें तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कब मुझे पहुंचना और क्या, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जाके आपने मैच खेलना। आप अंदाजा करें कि मैं मोटरवे पे हूँ फैसलाबाद टू पिंडी, और मुझे किसी ने कहा कि 3 दिन बाद जाके आपने पर्थ में मैच खेलना। तो अच्छा, वो इस तरह हुआ, अल्लाह ताला की करनी। फिर मैं घर आया, फिर अब्बू से डिस्कस वगैरह हुआ, सारी चीजें हुई, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने, मेरे एजेंट ने उसी टाइम मेरा वीजे का प्रोसेस वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने पर्थ वालों ने हाई कमीशन ऑस्ट्रेलिया जो है इस्लामाबाद में, उनसे बात पहले करके रखी हुई थी। मेरा वीजा वहां गया, लग के उसी दिन मुझे मिल गया, टिकट का भी उसने अरेंज कर दिया, और शाम की फ्लाइट पे मैं जहाज पे था। तो मैं फिर वहां गया, और अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि मैं जब मैच खेला, मेरा पहला मैच, मैंने एक मैच मिस भी कर दिया था। तो फिर मैं पर्थ में फिर मेरा पहला मैच था, तो पहला मैच ही मेलबर्न रेनिगेट्स के साथ था, और उसमें अरुण फिंच उनके कप्तान थे और जॉस बटलर उनके लिए खेल रहे थे, ब्रावो खेल रहे थे। तो हमारा कोई इतना लो स्कोरिंग मैच था कि 119 हमने डिफेंड करना था। तो उस मैच में हमने 119 रन T20 में डिफेंड कर लिया, वो हम 6 के 7 रन से जीत गए। उस पहले मैच में मैं जाते साथ ही मैन ऑफ द मैच मैंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उसमें अरुण फिंच और 2 प्लेयर उनके और थे, और बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ मेरा। और फिर वो एक बात है कि आप देखें ना, पहला स्टेप और आपका पहला मैच ही अगर इतना अच्छा हो तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही मिल जाता है। तो फिर वो करते करते फिर मैं उस साल में 6 मैच खेला उनके लिए, और हम लोग फाइनल भी जीते। बस वो थोड़ा मिस हैप हो गया था कि मैं ड्यूरिंग द मैच में इंजर हो गया था, मेरा थंब जो था ये फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने सेमीफाइनल और फाइनल मिस कर लिया था। मगर उसके बाद ये हुआ कि उसमें जिस तरह आपने जिक्र किया वो सुपर ओवर हुआ, और मुझे उन्होंने पिक किया, इवन दो उनकी अपने इतने अच्छे अच्छे बॉलर, कोल्टन नायर था, ब्रैड हॉग थे, अल्फोंसो थॉमस T20 के अच्छे बॉलर थे, मगर मेरा पहला साल तो मेरे पे इतना ट्रस्ट उन लोगों ने किया कि उन्होंने कहा कि जी सुपर ओवर आप करेंगे, और मेरे लिए बड़ा एजाज की बात थी क्योंकि मैं एक दफा पहले कर चुका था। तो मुझे बड़ा लोगों ने फिर वो जो फैन फॉलोइंग थी तो उसमें फिर मेरा नाम उन्होंने मिस्टर कूल डाल दिया कि इतना प्रेशर वाले मैच में एक बॉलर आ रहा है और वो आते साथ इतने आराम से बॉलिंग कर रहा है, और स्टीवन स्मिथ पहले बॉल पे आउट हो रहा है, 1 रन दे के फिर उनका एक और प्लेयर आउट हो रहा है, तो 1 रन, और बड़े मजे से हम वो मैच जीत गए। तो मेरा उन्होंने नाम ही मिस्टर कूल वहाँ पे पर्थ में फैंस ने डाल दिया था। तो वो फिर चैंपियन हम जो हुए, अच्छी परफॉर्मेंस हुई, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर अगले साल का भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगले साल भी हम लोग जीते, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रही। और वो ब्रेटली का आपने जिक्र किया, तो बड़ी वो आजकल वो पिक्चर भी बड़ी अच्छी है, वो बल्कि माइकल कार्बरी मेरा टीममेट था, उससे बल्कि मुझे फ्रेम करके वो पिक्चर वो पेंसिल स्केच से बना के मुझे उसने गिफ्ट भी की है। तो वो उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेटली है ऑन हिज नीज, वो बैठा हुआ परेशान, और मैं मतलब जंप कर रहा हूँ और हम जीते हैं। तो वो कैरियर की उनकी आखिरी बॉल थी, और मतलब उनकी कैरियर की आखिरी बॉल, वो भी 91 माइल्स आवर उस टाइम बॉलिंग कर रहे थे वो, आप अंदाजा करें। तो वो लकी में रहा इस वजह से, क्योंकि एक तो बॉल बल्ले में लग गया मेरे क्योंकि 2 पहले आउट हो चुके थे, और दूसरा वो थ्रो जो थी वो बड़ी, मैं तो कोई मतलब फ्रेम में भी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी और जिताना था, तो बस वो ऐसा ही है। अच्छा, आप लोग कुछ चलते हैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच हमारे इंडिया के साथ बहुत फंसे। दोनों मैच में आपने काफी क्रूशियल रन्स किए। एक में आप जो बॉल आउट हुआ था उसमें आप रन नॉट आउट रहे थे, दूसरे में आपने बड़ी अच्छी क्रूशियल दोनों मैचेस में मिसबाह उल हक साहब के साथ पार्टनरशिप लगाई। दोनों मैचेस पाकिस्तान के हाथ आए और निकल गए। तो हम बतौर टीवी पे देखते हुए हमें आज तक यकीन नहीं आता, आप तो मैदान में मौजूद थे, कितना प्रेशर था और कितना डिसहार्टनिंग था कि ये मैच दोनों जो कि बिल्कुल जीते हुए हाथ से निकल के। तो याद आते हैं ये मैच, वो कैसे सिचुएशन को आप देखते हैं वो मैच? प्रेशर जो है, हम लोग जो प्लेयर होते हैं वो प्रेशर जो होता है वो मैच से पहले तक का होता है, जो बिल्डअप होता है ना, वो जो आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिर मीडिया पे देखते हैं हाइप क्रिएट हो रही होती है, प्रोग्राम चल रहे होते हैं बड़े,
वो टाकरा शाकरा जो कि जिसको कहते हैं ना, तो वो प्रेशर जो होता है वो उसी चीज का प्रेशर होता है। जब आप मैच शुरू हो जाता है या आप एक पहला बॉल हो जाता है या आप एज अ बॉलर मैं एक बॉल कर लूंगा, तो उसके बाद बड़ा नॉर्मल सी चीज हो जाती है, तो फिर वो आप एज अ नॉर्मल मैच लेके खेलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, मगर ये मैं कह रहा हूँ कि एक वो नेचुरल सी चीज है कि जब आप एक दफा खेल रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि हमसे मतलब आई एम एज गुड एज दे आर ना, तो वो फिर आप खेल रहे होते हैं। तो बिल्कुल वो पहला मैच जो हुआ हमारा वो बिल्कुल बड़ा क्रूशियल, ऑलमोस्ट हम लोग हार रहे थे, वो 13-14 बॉलें रह गई थी, कोई 39 या 40 रन चाहिए थे, मिसबा खेल रहे थे और मिसबा का वो कमबैक था और मैं तो मेरा भी समझ ले कमबैक ही था, क्योंकि मेरा हमेशा कमबैक ही होता रहा जब भी मैं टीम में आता था। तो वो मिसबा का भी कमबैक था, बल्कि हम लोग डिस्कस किया करते थे यार कि इतना डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, हमें चांस नहीं मिलता, और मिलता भी है तो मतलब इतना मैच परफॉर्मेंस नहीं मिलती। तो मिसबा ऑब्वियसली उसका बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था, मिसबा का कमबैक बड़ा अच्छा हुआ था, फिर उसमें जितने भी वो मैचेस खेले तो उसने बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और अपना नाम दोबारा बनवाया। तो वो फिर उस टाइम ऑलमोस्ट हम लोग मैच हार रहे थे, कोई 12-13 रन की एवरेज औसत चाहिए थी, तो मगर वो फिर ऐसा हुआ कि जीता हारकर बॉलिंग कर रहे थे, तो मेरी पहली 3 बॉलों पे कोई 10 रन बन गए, 2 चौके लगे और 1 डबल हुआ, तो उसके बाद मैच बड़ा क्लोज आ गया। फिर हरभजन को मिसबा ने मेरे ख्याल से 2 छक्के 1 ओवर में या 1 चौका मारा, तो बिल्कुल मैच हमारे हाथों में। तो फिर रियलाइज किया हमने कि यार ये तो मैच बन गया और हम जीत सकते हैं। फिर सिरीसांत का ओवर आया तो उसमें मिसबा ने उसको एक्स्ट्रा ओवर में चौका मारा और फिर बड़ा 2 बॉलों पे सिचुएशन ये हो गई थी कि 2 बॉलों पे 1 रन रह गए, तो हाँ तो जीतना चाहिए था, बनता भी था, इतना मतलब हारे हुए आप मैच जीतने पोजीशन में बन गए थे। तो वो एक डॉट बॉल हुआ और फिर रन आउट हुए और बस वो बड़ा ही अफसोस था उस मैच का। फिर बॉल आउट में भी हम लोग ना उनको एक्सपीरियंस है ना हमें एक्सपीरियंस है, बॉल आउट पहली दफा हुआ, उसके बाद कभी हुआ भी नहीं वो, तो वो भी हमने निशाने भी हमारे। बॉल आउट में एक चालाकी की महेंद्र सिंह धोनी ने, हमारे फास्ट बॉलर थे, उन्होंने उनके मीडियम पेसर स्पिनर को बॉल दिया ज्यादा, ताकि उनको खड़े खड़े जरा निशाने के इजी हो जाता शायद बॉल करना। आपको ये रीजन लगती है कि शायद वो थोड़ा चालाकी कर गए? मेरे ख्याल से वो इतना टाइम इतना कम होता है उस टाइम डिसाइड करना, मगर वो ऑब्वियसली आप जिस तरह बात करें कि धोनी की वही माइंड की बात है कि इतना क्लेवर या क्योंकि आप वो बिल्कुल स्टंप के पीछे बिल्कुल खड़े थे, तो एक आइडिया बॉलर को हो जाता कि मैंने बॉल कहाँ करना है। वो एक बात में डिस्कशन हुई थी कि हमारा कीपर काफी पीछे खड़ा था, वो रीजन एक ये भी था कि मैं भी बॉलिंग कर, गुल भी फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। मगर आप देखिए उथापा अब वो बॉलिंग करते नहीं है, उन्होंने उसको बॉल दे दिया, हरभजन को दे दिया और एक सहवाग को आप देखिए पार्ट टाइम बॉलर थे, तीनों ने निशाने लगा दिए। तो किस्मत की आप लक की बात कह सकते हैं कि आप ये इसमें आप इसका कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, फाइनल में भी आपने भी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी मिसबा उल हक साहब के साथ। जब हमारे अचानक से विकेटें गिर गई थी, शाहिद अफरीदी 0 पे आउट हो गए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था कि उन पे काफी डिपेंड कर रहे थे कि शायद वो पावर हिटिंग करेंगे, और वहां भी ऐसी सिचुएशन थी, पाकिस्तान को काफी ज्यादा रन चाहिए, तो कम बोले ज्यादा रन थे और एक तरफ में बिल्कुल मैच ले आए। आपने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई, फिर सुहेल तनवीर ने आके 2 छक्के लगाए, लेकिन वो मैच भी हारना तो कितना ज्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि सारा पाकिस्तान आज तक उस मैच को लाजमी याद करता है फाइनल। जी बिल्कुल, बहुत मैं तो अभी भी याद है कि वो जो प्लेयर्स, एक तो मैंने अंडर 15 वर्ल्ड कप जब हम वो भी इंडिया से ही हारे थे अंडर 15 वर्ल्ड कप हम लॉर्ड्स में इंडिया से हारे, वो एक तो वो टाइम था जब प्लेयर्स को मैंने देखा कि रोते हुए, क्योंकि मेरे सामने वो लड़के हमारे यंगस्टर्स थे, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट हम जीतते हुए आए, अचानक वो मिस है ऐसा हो कि हम हारे और वो लड़के रो रहे थे। और एक ये था कि जब ऑलमोस्ट रो तो नहीं रहे थे, मगर उनकी आंखों में मैंने वो देखी कि यार कितना करीब आ कि हम लोग ये मैच किस तरह हार गए, और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल, और बड़ा मतलब एजाज की बात थी। और मगर वही बात है जो किस्मत, जो आपकी डेस्टिनी या आपकी किस्मत जो होती है उसका कुछ कर नहीं सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने T20 की बात कर रहे हैं हम, आपने काफी ज्यादा T20 क्रिकेट के लिए, आप बॉलिंग आपके सबसे सामने ही आपके जो नंबर्स हैं, बैटिंग भी आप काफी हैंडी बैट्समैन थे, फील्डर भी आप अच्छे थे। पाकिस्तान से आपको कोई रेगुलर मौके नहीं मिले? कभी एक वर्ल्ड कप में 2007 में बुला लिया, बीच में कभी याद कर लिया, फिर 2012 के वर्ल्ड कप में बुला लिया, बीच में कोई एक आध मैच कॉल कर लिया, तो रेगुलर मेंबर आपको पाकिस्तानी टीम का नहीं बनाया गया। इसी तरह से PSL में आपको ना एज अ कोच ना एज अ बॉलिंग एज अ प्लेयर आपको कंसीडर किया गया, तो आप समझते हैं कि अगर शायद आपको मुतवातर मौके मिलते एज अ प्लेयर भी, तो आप शायद ज्यादा क्रिकेट खेलते पाकिस्तान से, और एज अ कोच भी आपको कितना तजुर्बा है, आपको यूटिलाइज किया जा सकता था टीम के साथ? कोई मैं सिर्फ अपनी बात मैं नहीं करूंगा, अपनी बात भी चलो बाद में डिस्कस करेंगे, मैं ओवरऑल एक जनरल बात करता हूँ जो पाकिस्तान में प्लेयर्स के साथ होता है या उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो बड़ी शॉकिंग है। कि मतलब आप देखिए कि प्लेयर बनाए नहीं जाते, बिगाड़े जाते हैं, बल्कि या तो फिर अगर आपकी कोई सेटिंग तो नहीं मैं कहूँगा कि अगर आप लाइकिंग डिसलाइकिंग में हैं, सिलेक्टर्स की, कप्तान की अगर लाइकिंग में हैं, अगर आप फेवरेट उनके हैं, तो आप टीम में आप कुछ परफॉर्म करें ना करें, आपको वो नेट की परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे कि यार ये बल्ला बड़ा अच्छा आता है, यार बॉल बड़ी तेज कर नेट में, मुझे इसने ये कर दिया, आउट कर दिया ना, तो वो तो एक लाइकिंग डिसलाइकिंग वहाँ पे आ जाती है। मगर ये है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल ही सिरे से ही जो है ना इग्नोर किया जाता है, प्लेयर बनाए नहीं जाते।
मैं अब एक एग्जांपल देख लिया कि मैं अब सौरव गांगुली की बात सुन रहा था कि वो देखें कि उन्होंने जो जिस एरा में वो आए और उन्होंने फिर जो टीम बनाई अपनी, उसमें देखें आपके 7 को 8 प्लेयर ऐसे थे नंबर 1 से लेके 8 तक वो 100 टेस्ट खेले। उसका रीजन ये था कि सौरव का ये मतलब गांगुली का कहना है कि जब आप किसी प्लेयर को आप पिक करते हैं तो आप उसको पूरा चांस देते हैं, आप उसको कोई एक सीरीज देते हैं, 2 सीरीज देते हैं। सहवाग की उसने एग्जांपल दी कि सहवाग जब टीम में आए तो उनकी जगह 5-6 पे बन नहीं रही थी कि इतना स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, तो उन्होंने कहा कि यार तुम ओपन करो और ओपन में तुम अच्छे प्लेयर बनोगे, काफी यूजफुल होगे। तो वो देखें आप, फिर उसने कहा कि अगर मैं ओपन में अगर सक्सेसफुल ना हो तो फिर क्या होगा, मैं तो टीम से उसने कहा नहीं तुम फिर भी खेलोगे, तुम 6 पे खेलोगे। तो देखिए कॉन्फिडेंस देने का, प्लेयर बनाने का और टीम बनाने का कितना मैटर करता है। टोटली डिफरेंट पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर आप देखें, प्लेयर बनाए नहीं बल्कि बिगाड़े जाते हैं। मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ यहाँ पे कि एक अब एग्जांपल ये है कि हमारे कोई पुराने सीईओ थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर था ताहिर मुगल। तो वो जब अपनी परफॉर्मेंस 2-3 साल से परफॉर्म कर रहे थे, तो एक साल वो परफॉर्मेंस लेके क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस चले गए। तो उन्होंने कहा यार मैंने 60-70 आउट किए हुए हैं, तो मुझे इतना परफॉर्म करा तो मुझे कोई खिला नहीं रहा या खिला नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपके पास अभी एज है तो आप खेलोगे, कोई बात। अगले साल फिर वो 60-70 आउट फिर करके जाता है, कहता है फिर आप मुझे नहीं खिला रहे। तो अगली दफा उसको रीजन ये मिलता है कि यार आपकी एज काफी हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल, मैं आपका आंसर समझ गया हूं कि आपने कह रहे हैं कि उस तरह से मुतवातिर मौके नहीं मिलते। और शायद इवन मैं एक पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, शान मसूद भी ये कह रहे थे बीइंग एन ओपनिंग बैट्समैन के जब तक आपको बीइंग एन ओपनर या कोई भी प्लेयर आपको एक कॉन्टिन्यूस मौका चाहिए होता है अपनी प्लेस को सबमिट करने के लिए। और आपसे यही T20 के बारे से कि कभी अगर इन फ्यूचर अगर आपको एज अ T20 प्लेयर, एज अ कोच आपको अगर पाकिस्तान की किसी भी सेटअप में या PSL में अगर आपको ऑफर की जाए तो आप क्या उसको कबूल करेंगे? बस अभी वो जो ऑब्वियसली क्यों जूनियर सेटअप में मुझे बड़ा शौक है जूनियर सेटअप पे काम करने का। मैं अब देखें रिटायर तो हो चुका हूँ क्रिकेट से, अब प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने छोड़ दी सब कुछ, अब कोचिंग की फील्ड में आ गया हूँ मैं। जो क्वालिफिकेशन है, जो कोर्सेज है मैं वो कर रहा हूँ। बड़ी पाकिस्तान में बात हो रही है कोर्सेज की, लेवल 1, 2, 3, 4। मैं जो हाईएस्ट कोचिंग कोर्स है ECB का वो मैं लेवल 4 कर रहा हूँ। वो जरा लेंथी है, 2-2.5 साल का कोर्स है, वो भी अभी इन बिटवीन अगले साल इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपोजर और क्रिकेट का तो मुझे तो ऑब्वियसली है ही है, बट मैं चाह रहा था कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो भी पूरी हो जाए। इससे एक तो मुझे सीखने का टाइम में मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि खेलना इज अ टोटली डिफरेंट, कोचिंग इज अ टोटली डिफरेंट जॉब। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो वो मेरा एस्पेक्ट है जो कोचिंग का, कि हाउ टू कोच और हाउ टू टीच अदर प्लेयर्स, एक आप अपने ऊपर करते हो वो डिफरेंट चीज होती है। जब आपने 15-20 लोगों के साथ काम करना होता है वो आपका टोटली डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि क्रिकेट अब काफी मतलब इसको आप कह लेना कि चेंज हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है, नई नई चीजें आ रही हैं। तो आपको नई नई चीजें पता चलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल 4 में कर रहा हूँ इससे मुझे बड़ा फायदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान में काम करने का है कि जिस तरह आपने बात की, तो मैं अभी जिस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, नए तर्ज पे इसको बना रहे हैं। इसमें देखें सकलैन मुश्ताक जिस तरह आए और नए लोग आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग अभी नज़र आ रही है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र आ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ ग्राउंड वर्क नज़र आ रहा है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो व्हाई नॉट, मुझे अगर पूछा गया तो मैं ज़रूर करूँगा। ऑल्दो मैं अभी यहाँ पे बड़ी अच्छी मेरी जॉब है, मैं कॉलेज में, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में मैं कोच की जॉब भी कर रहा हूँ और क्लब क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और बड़ा अच्छा अपना कोर्स भी मुकम्मल कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा या मुझसे बात की जाएगी तो मैं विलिंग हूँ मैं काम करने की। अच्छा, यासिर हमीद साहब के पिछले दिनों हमारी बात और उन्होंने बताया कि जिस तरह वक्त स्लिप में थे और वो एक प्लेयर आउट हो गया, उनको पता नहीं चला कि वो क्या प्लेयर था और कहते थे कि मैं अब ज़हनी तौर पर उस वक्त था नहीं। तो ऐसा होता है कि आप प्लेयर्स के साथ कोई इस तरह के वाकयात होते हैं कि आप इतने अपने ख्यालों में आ जाएंगे आपको पता नहीं चला प्लेयर आउट हो गया? बिल्कुल, यासिर हमीद का बिल्कुल बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है और हमने क्रिकेट काफ़ी इकट्ठी खेली, हमने अंडर 19 और सारी एक ही टूर्स काफ़ी इकट्ठे किए। फिर जो फनी इंसिडेंट मैं आपको एक बताऊंगा कि मेरे साथ वो, बल्कि जो मेरा डेब्यू था उसमें वो खेल रहे थे। तो सेकंड इनिंग में जब हम लोग खेल रहे थे तो उनकी जब बारी वो बैटिंग करने गए तो कोई 5 या 6-7 ओवर हो चुके थे। तो वो उन्होंने फिर कॉल किया बाहर से एक बंदे को, यार 12th मैन को कॉल किया, यार अंदर आना ज़रा। तो वो लड़का अंदर आया, तो उस लड़के से उसने कहा यार ये गलती होगी। उसने कहा क्या गलती होगी? उसने कहा यार मैंने बॉक्स नहीं पहना हुआ। तो कहता यार बाहर जाना किसी को बताना ना, खामोशी से मेरा बॉक्स ला के मुझे दे दो। टेस्ट मैच हो रहा है, अंदाजा करें टेस्ट मैच हो रहा है, ईशान शर्मा, इरफान पठान, हरभजन कुंबले ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं
और यासिर हमीद जाके बैटिंग करने गया और वो बॉक्स भूल गया। ये आई कैन और मुझे इससे अपनी लाइफ के वाकया याद आ गया कि हमारे इधर टेप बॉल भी बड़ा एक फेमस प्लेयर होता था, तो उसको पहली बार क्लब क्रिकेट में उन्होंने ओपनिंग करा दी कि जाओ तुम ओपन करो, तो वो इतना खुश था कि जब वो ग्राउंड के अंदर दाखिल हुआ तो 6-7 कदम के बाद उसको याद है उसने पैड नहीं पहने हुए। तो अमूमन इस तरह के वाकयात क्रिकेट में आ जाते हैं। सो इसी लाइटर नोट के साथ हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। इसको कहते हैं जी रैपिड फायर, जिसमें हम कुछ तेज सवाल करते हैं और हमारे गेस्ट उसके तेज जवाब देते हैं। सो व्यूअर्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेगमेंट रैपिड फायर। सो जी पहला सवाल आपसे किया जा रहा है रैपिड फायर में। आपको एक चूज करना है इसमें से कोई जवाब, व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल। ससेक्स या फिर रावलपिंडी रीजन? रावलपिंडी, ऑब्वियसली मैंने क्रिकेट वहाँ खेली और मेरी क्रिकेट वहीं से शुरू हुई, तो रावलपिंडी। कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके साथ अपनी फास्ट बॉलिंग की आप जोड़ी बनाना चाहेंगे? अभी पीछे तो किसी लड़के ने स्कोर कार्ड वो ट्वीट किया था, तो मैं वकार यूनुस और मैं बॉलिंग कर रहे थे, मैं 17 साल का था, तो मैं क्योंकि मैं कॉपी भी उनको मैं फॉलो करता था उनके रन अप को, उनके एक्शन को, तो मैं यही चाहूंगा कि एक एंड से अगर वकार भाई बॉलिंग कर रहे हो, दूसरे एंड से मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपका फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड खेलने का जो मजा आता है वो ऑब्वियसली मुझे लॉर्ड्स में मैं काफी मैचेस खेला हूँ, तो जो उसका एटमॉस्फेयर है, जो क्राउड वहाँ पे होता है, और फिर वो जो लॉन्ग रूम की जो वॉक है, फिर ड्रेसिंग रूम का और जो वहाँ का लंच है, तो वो सब चीजें अगर आप देखें तो मुझे सबसे अच्छा लॉर्ड्स में मेरा फेवरेट ग्राउंड लॉर्ड्स है। सबसे बेहतरीन नसीहत अपने कैरियर में आपको कौन सी मिली है? आई थिंक मेरे वालिद साहब की तरफ से जो नसीहत थी कि क्रिकेट में अगर आप मेहनत करो और एक्सेल करो तो आइए आपका अच्छा करियर बन सकता है, तो मैं इसी को कहूँगा, क्योंकि इन बाद में यही हुआ कि मेरा वो क्रिकेट नहीं मुझे दुनिया में मतलब मुतारिफ करवाया और मुझे इतना मुल्कों की सैर हुई और खेलने का मौका मिला। कोई ऐसा एक खिलाड़ी जिससे आपको डर लगता हो? कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप डरते हैं बॉलिंग करते हुए कि यार ऑन द डे वो आपको मतलब आपकी मतलब कैरियर तबाह कर सकते हैं, कि आपको उसमें क्रिस गेल थे, फिर उसके बाद MS धोनी जो हैं वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव, स्पेशली नीचे जब वो खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में क्रिस गेल और महेंद्र सिंह धोनी आई थी। तो आपकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस जो आप जिसको आप रेट करते हो, आपकी बैटिंग में, बॉलिंग में, जो भी? ऑब्वियसली टेस्ट डेब्यू जो था मेरी वो यादगार परफॉर्मेंस थी बैटिंग बॉलिंग में। अगर फर्स्ट क्लास में अगर आप जिक्र करेंगे तो मेरी 9 विकेट्स मैंने एक इनिंग में ली थी रावलपिंडी स्टेडियम में ही, तो वो मेरी डोमेस्टिक की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और आपकी सबसे यादगार विकेट जो आपको आप भी आज भी याद करते हैं? कई हैं, इंटरनेशनल में भी अगर विकेटें हैं, बट मैं हमेशा मुझे केविन पीटरसन को मैंने कोई 3 दफा आउट किया हुआ है, तो केविन पीटरसन आपको पता है कि कितने टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं और कितने डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, तो केविन पीटरसन को मैंने बिग मैच में भी बोल्ड किया और एक रावलपिंडी में एक प्रैक्टिस मैच हुआ था वहाँ पे उनको मैंने बोल्ड किया था, तो वो मेरी यादगार विकेट हमेशा से मुझे याद है। बेस्ट कैप्टन आप रेट करते हो जिनके अंडर आप खेले? बाय फार यूनुस खान एवर बेस्ट, मतलब कैप्टन जिनके अंडर में खेला और जिसके अंडर मुझे परफॉर्म करने का और मुझे प्रॉपर जिसको मौका कहते हैं ना मिला, वो यूनुस खान की कप्तानी में। 3 ऐसे खिलाड़ी जिनके खिलाफ आप हैट्रिक करना चाहेंगे, 3 ऐसे ड्रीम खिलाड़ी जिनको आप आउट करके हैट्रिक करना चाहें? ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, इंजमाम। है तो मुश्किल है, ये ख्याली चीज है, मगर करना ख्वाब में देखना चाहूँगा। अच्छा, इंग्लैंड में कोई एक ऐसे फूड का नाम बताएं जो आपको लास्ट में ट्राई करना चाहिए? यहाँ वही जिस तरह मशहूर है, हर मुल्क की अपनी है, तो यहाँ फिश एंड चिप्स कहते हैं, मगर अगर फिश एंड चिप्स भी हर शॉप का आप ट्राई ना करें, ये पर्टिकुलरली आप जब सी साइड पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, तो वहाँ का फिश एंड चिप जो अगर आप ट्राई करें तो बेहतरीन वो फिश एंड चिप्स होता है। तो जब आप यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली हम एशियन फूड तो हर जगह खा लेते हैं, मगर अगर इंग्लैंड में अगर आपको कोई चीज़ ट्राई करनी है तो वो सी फूड का फिश एंड चिप खाएं, वो भी सी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये था जी हमारा रैपिड फायर का राउंड यासिर अरफात साहब के साथ। अच्छा यासिर, ये बताइए, पाकिस्तान की टीम अभी अपने प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है, ओवरऑल आपको पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ कैसे लग रही है? ये जो भी करंट लॉट है पाकिस्तान की, उसमें काफी ज्यादा यंग टैलेंट भी है, और इंग्लैंड की टीम को भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बॉलिंग तो अच्छी है लेकिन बैटिंग में भी स्ट्रगल करते हैं, तो ओवरऑल कैसे आप कंपैरिजन देखते हैं दोनों टीमों को? ऑन द पेपर अगर देखें तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों का, मगर अगर आप देखें जो पहला मैच खत्म होने के बाद जो है वेस्ट इंडीज को तो कॉन्फिडेंस आया ही आया होगा, पाकिस्तान की टीम को बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि उनकी जो वीकर लिंक्स हैं बैटिंग की, जिस तरह बात आपने भी की कि बैटिंग उनकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी होती थी, मगर ऑन दी अदर हैंड रूट के आने से अब वो शफलिंग डेफिनेटली करेंगे, वो बेस्टो का भी हो सकता है वो चांस लें,
ब्रॉड बॉलिंग में आ जाएंगे तो टीम को वो अब करेंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन जो सिलेक्टर थे एड स्मिथ, उन्होंने ये बात की थी मैच के शुरू होने के बाद कि वो उनसे लोग बात कर रहे थे कि ब्रॉड को आपने ड्रॉप किया, और ये तो उन्होंने कहा कि हम पिच टू पिच टीम बना रहे हैं, 13 लड़के, और जो फाइनल जो 11 है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जो क्रिस वुड के हेड कोच और कप्तान हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान की जो है अब देखिए बॉलिंग तो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड है। या तो होता है ना कि अगर आप इंटरनेशनल का आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको चलो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होता है, आपने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले होते हैं, आपने परफॉर्मेंसेस की होती हैं, लंबे स्पेल किए होते हैं, तो वो चीज़ भी हम लैक कर रहे हैं यहाँ पे कि हाँ ये है कि यंग टैलेंट है, पेस इनकी अच्छी है, मगर जब तक आपके पास बैक में आपके जो एक्सपीरियंस नहीं है, लड़कों को अभी 1-2 दफ़ा ही 5-5 खिलाड़ी आउट किए, जब तक आपको आइडिया ही नहीं है कि 5 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं या 20 ओवर या 30 ओवर का स्पेल कर जब इनिंग में आपको करना पड़ जाएगा, तो वो चीज़ आई थिंक वो बड़ी मैटर करेगी। लॉन्गर स्पेल 4 ओवर 10 ओवर इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो जब आपकी फ्लैट पिच आ जाती है या फिर बैटिंग अच्छी आ जाती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने 100 से ऊपर ओवर करने हैं, तो उसके लिए आपके पास बॉलर होने चाहिए। और जब सबसे जो नेगेटिव पॉइंट जाएगा वो यासिर शाह की जो रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखें कि वो उतने इफेक्टिव नहीं है जो 2 साल पहले या 3 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ या जब यहाँ पे आए थे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, जो प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें भी उन्होंने उतनी कोई विकेट मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने विकेट ली हो, तो ये एक वीकर लिंक होगा क्योंकि जब आपके फास्ट बॉलर फ्लैट पिच या अच्छे आएगी तो उसमें आपको जो इस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच में यही देखा गया कि चौथी इनिंग की जब हम बात करते हैं तो पास्ट में होता था कि हर टीम के पास एक अच्छा स्पिनर होता था, क्वालिटी स्पिनर होता था। हरभजन देख लें, स्वान देख लें, शेन वॉन, मुश्ताक, ये लोग होते थे, तो ये चौथे दिन जो होता प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो ये अब वीकर लिंक दोनों टीमों में, इवन वेस्ट इंडीज के पास भी अच्छा स्पिनर नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं है और पाकिस्तान के पास भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, एक आपके इसी बात में मैं थोड़ा बीच में एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट हमने देखा कि वो जो कप्तान, जैसे हम इमरान खान का नाम जहन में लेके आते हैं, यूनुस खान के बड़े दिल वाले कप्तान जो बड़े फैसलों से घबराते नहीं, ऐसे कप्तान हमें नहीं देखने को मिलते। पिछले डेकेड में उठा कर देख लें कि फॉर एग्जांपल आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का आज़म ट्रॉफी उठाकर लेकर गए, उसने बड़ा परफॉर्म किया, तो इतना दिल गुर्दा नहीं होता मैनेजमेंट और कप्तान में कि वो यासिर शाह को अगर परफॉर्म नहीं करे बिठा के उसको खिला दें कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। आप समझते नहीं कि इतना आपको ब्रेव होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि यार अगर आपका लेग स्पिनर उस क्वालिटी का नहीं है तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को मैदान में उतार दें बड़े दिल के साथ। अच्छा, बड़े दिल की बात आप करें, बड़े दिल तो एक तो बात यह है कि वो तो आपको मैनेजमेंट के थ्रू ही आपको सपोर्ट मिलती है। अब हमारे कप्तान जो हैं वो खुद ही अपनी वो पोजीशन के लिए इतना वो कर रहे होते हैं और फिर अपनी परफॉर्मेंस का उनको वरी होती है कि वो उसी पे लगे होते हैं। जैसे आपने यूनुस खान की बात की, यूनुस खान खुद इतने परफॉर्मर थे, अपराइट थे और फेयर थे कि उन्होंने ये उनका वो इस तरह का अगर स्टेचर का कोई बंदा होता है तो वो स्टेप लेता है। गंगोली की बात की, इमरान खान इन द पास्ट हमने बात की, ऐसे कप्तान का अपना स्टेचर ऐसा होना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि जब वो कोई डिसीजन ले तो वो उनके साथ मैच कर रहा हो। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि अजहर अली इस पोजीशन में है कि वो डिसीजन ले। ये काम बनता है सिलेक्टर्स का, मिसबाह-उल-हक का, कि वो खुद डोमेस्टिक की प्रोडक्ट हैं, कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद टीम में आए हैं। तो जब वो डोमेस्टिक में अगर 1.25 अरब अभी हमने लगाया है तो उसकी जो परफॉर्मर है ताबिश खान नजर नहीं आ रहा, स्पिनर में आपको नुमान नजर नहीं आ रहा, और फिर आप इनएक्सपीरियंस T20 की परफॉर्मेंस से, PSL की परफॉर्मेंस से प्लेयरों को लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये लगता नहीं है कि वो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी दे सकेंगे लोग। अच्छा, एक चीज है कि कहते हैं कि जब कोई सिलेक्शन कमेटी आती है उसकी एक क्लियर कट एक पॉलिसी होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि हम इस पॉलिसी के ऊपर सिलेक्शन करेंगे। शुरू में हम अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे हमने इरफान को विदाउट एनी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस अब ले गए वहां, उस तरह उनसे परफॉर्म नहीं हुआ और बाद में कामरान अकमल, इन लोगों को कह दिया गया कि आपकी फिटनेस नहीं है और तभी आपको सिलेक्ट नहीं कर रहा। कि कामरान अकमल ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया पिछले 5-6 सीजन में, कम से कम आप उनको T20 चले विकेट कीपर नहीं, एज अ बैट्समैन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझते नहीं है कि बीइंग एन चीफ सिलेक्टर भी आपकी एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। फिर उसमें एक तरफ तो आपने एक प्लेयर के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और एक प्लेयर के लिए को आप ये कह के परफॉर्म करने के बावजूद नहीं लेके जा रहे कि आपकी फिटनेस नहीं सही। बिल्कुल, ये आपने सही बात की। जो सिलेक्शन की आप बात करें कि देखिए प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो ड्रॉप हो जाता है। तो जब मैनेजमेंट में कोई इस तरह का गलत डिसीजन करता है तो उस पर उनसे पूछगिछ नहीं होती है। मूसा की एग्जांपल है, मूसा को आप लेके गए विदाउट एनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस या कोई इस तरह की, वो सिर्फ ये 90 माइल एन आवर करता है, तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप किसी बंदे को इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइन के खिलाफ आप उसको खिला दें। और फिर आपने किया क्या कि जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया वो वहीं पे हैं, जो मूसा बेचारा वो टीम से बाहर हो गया। 29 जो इंग्लैंड में जो लड़के आ रहे थे
उनमें उसका नाम नहीं था, वो तो बाद में कोरोना की वजह से लड़के कुछ मिस कर गए तो वो आ गए। फिर कामरान अकमल की आपने बात की, तो कामरान, जब तक कोई बंदा परफॉर्मेंस और फिटनेस दे रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप इग्नोर करें कि इस रीजन पे कि जी इसकी एज ज्यादा है। मिसबाह खुद 42-43 या मेरे ख्याल से खेलते रहे। इन द पास्ट आप देखें हमारे प्लेयर सारे नियर 40 तक जाके खेलते रहे। अब 30 साल के प्लेयर को, अगर 32 साल के प्लेयर को आप पुराना करना शुरू कर देंगे तो ये मेरे ख्याल से ये कोई सही बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान अचानक से टीम में वापस आ गए, सोहेल खान को टूर पे पिक कर लिया, दोनों प्लेयर्स जो हैं वो अपने करियर के एंडिंग नोट पर हैं, पेस भी वो नहीं है, वो बात भी नहीं है, डोमेस्टिक में भी कोई परफॉर्म नहीं किया, तो ये जो इस तरह की सिलेक्शंस होती हैं ये कितना नेगेटिव मैसेज देती है उन प्लेयर्स को जो कि रेगुलर डोमेस्टिक में आउट कर रहे होते हैं, जिनका असल में हक बनता है। ये देखें ना, मैसेज की आपने बात की तो मैसेज अब देखें उनको बाद में जब इन्होंने कैटेगरीज और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उनको नया कैटेगरी निकालनी पड़ी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के लिए। इंस्टेड ऑफ उनको टीम में आप लाएं, उनको अपने चुप कराने के लिए, मीडिया को चुप कराने के लिए आपने नई कैटेगरी निकाल दी। तो आप उनको इंसेंटिव अगर देना चाहते हैं तो आप उनको पाकिस्तान टीम में 29 लड़के जब टीम के जा रहे हैं इंग्लैंड में, तो व्हाई नॉट के जो टॉप परफॉर्मर है उनको उधर भेजा जाए। वो सीखेंगे, 2 महीने यहाँ रहेंगे, अच्छे कोचिज के अंडर जब ये रहेंगे यहाँ पे अच्छी कंडीशन में खेलेंगे तो उनको फायदा होगा, उनको रिवॉर्ड डोमेस्टिक परफॉर्म करने का रिवॉर्ड होगा। तो ये बिल्कुल टोटली डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के साथ नाइंसाफी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जाते हुए हम आपसे प्रेडिक्शन एक जानना चाहेंगे कि 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, आपकी प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? पहले तो मैं यही देख रहा था कि काफ़ी ऑन पेपर, जिस तरह मैंने पहले बात की, कि बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, मगर हमेशा यही हुआ कि जब भी पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में आई है तो ऑड्स में ही हमने देखा कि हमारी टीम का ज़्यादा यही हुआ कि लोग यही समझते थे कि वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मगर कर देते थे, समहाउ कर देते थे। मगर अब उस टाइम देखें आपके पास यूनुस खान बैटिंग में मौजूद थे, उस टाइम मिसबाह आपके साथ मौजूद थे, इवन सरफराज खुद एज अ कैप्टन जो थे वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वो करते थे। उन्होंने टीम का माहौल, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बनाया होता कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस इन द पास दिखाई। मगर अब टोटली डिफरेंट सिनेरियो कि वो जो प्लेयर जो आपके साथ टीम में थे वो अब मैनेजमेंट में आ गए, वो ग्राउंड में अब उतरेंगे नहीं। तो काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं परफॉर्मेंस पे होंगे इस दफ़ा, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस बॉलिंग में तो डेफिनेटली नहीं है, बैटिंग में भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अजहर अली, शान मसूद और बाबर आजम और बाकी प्लेयरों पे भी कि वो अपने जो उनकी रेपुटेशन है, जो अगर उन्होंने अपना कैरियर लंबा करना है तो वो उनको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो प्रेडिक्शन हम चाहेंगे आपसे 2-0, 1-0, 3-0, 3-2, कोई भी आप कोई प्रेडिक्ट नंबर कोई शेयर कर दें, आपकी ख्याल। प्रेडिक्शन तो टीम को अगर मुवाजना करके देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम कोई मैच जीतेगी। हाँ, ये है पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई मैच जीतें। ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाए तो ये भी बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान में। तो फिर हम 3-0 कंसीडर करें आपकी तरफ से या 2-0? 3-0 राइट, बिल्कुल सही है। बारिश ना होगी तो अच्छा, एक चीज सुनने में आई है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को देसी फूड जो अभी क्वारंटीन में अलाउड नहीं है, तो ये कितना टफ हो जाएगा प्लेयर्स के लिए कि थोड़ा सा उनको अपनी रूटीन से हट के खाना पड़ेगा? पता नहीं, एक खबर आई थी कि उनको कोई 2 शेफ या कुक उनको प्रोवाइड कर दी गई लोकल, मगर मुझे ऐसा नहीं है। नॉर्मली होता था कि कोई ना कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी या रेस्टोरेंट की खाना इनको डिलीवर हो जाया करता था और बड़ा शौक से खाते थे, एंजॉय करते थे। मगर इसके मुझे कोई ऑब्वियसली मिस कर रहे होंगे, मगर मुझे इसकी खबर नहीं है कि वो उनको कुक प्रोवाइड किया गया कि नहीं किया गया। तो डेफिनेटली वो मिस कर रहे होंगे। अब होटल की, अब क्या, अब होटल में है या ग्राउंड में है या होटल में, तो इसके अलावा आपके पास और कोई चीज़ नहीं है। और मेरी बात हुई थी एक प्लेयर से, तो वो कहते हैं कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे तो वहाँ पे स्काई जिसमें मैच नशर हो रहा है, टेस्ट मैच, वो उनको भी देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि अगर आप उनके प्लेयर्स के ये मैच अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से, और ये आप पॉइंट्स और ये जो प्लानिंग करेंगे वो कैसे प्लानिंग करेंगे। राइट, बिल्कुल सही है। यासिर अरफात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें इतना वक्त दिया, और हमारा इंटरव्यू चूंकि रूटीन से थोड़ा सा लंबा होता है तो इतनी देर आपने हमें बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब, उसमें हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट यासिर अरफात मौजूद थे। आई होप व्यूअर्स कि आपको आज का शो यासिर अरफात साहब के साथ पसंद आया होगा। हम ऐसे ही खास मेहमानों के साथ मजीद शोज आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को देखते रहिए।